कहते हैं कि किसी ने एक बार गलती से लोन पर घर ले लिया तो वो व्यक्ति अपने बॉस का पालतू कुत्ता बनने को मजबूर हो जाता है। कारण यह है कि बॉस की नाराज़गी से अगर उसकी नौकरी चली गई तो वह कर्ज कैसे चुकाएगा और ऐसे में दिवालिया हो जाएगा। ऐसे तमाम व्यक्ति कहने को तो स्वतंत्र है, पर एक तरह से देखो तो बंधुआ मजदूर के अलावा कुछ नहीं। उनको इस बंधन में किसी ने डंडे के जोर पर नहीं बल्कि एक व्यवस्था बनाकर फंसाया है। फर्क इतना है कि ये व्यवस्था किसी को समझ नहीं आती। एक आंकलन किया जाए तो प्रतिवर्ष जितना ब्याज जनता और सरकार दोनों मिलकर बैंकों को दे देती है वह लोगों की 3 से 4 महीने की कमाई के बराबर है। अर्थात साल में 3 से 4 महीने हर कोई बैंकर्स के लिए काम करने को मजबूर है। देश में जो गरीबी, भुखमरी, बाल मजदूरी जैसी समस्याएं हैं उसका कारण किसी संसाधन का अभाव नहीं है बल्कि कर्ज आधारित बैंकिंग व्यवस्था है। पूरा जीवन हम उस पैसे का ब्याज भरने के लिए काम करते रहते हैं और जो बैंकों का है ही नहीं, और इस व्यवस्था में तो कभी चुकाया भी नहीं जा सकता क्योंकि पैसा ही कर्ज है। इस प्रकार यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी है जो संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन और हमारे मूलभूत अधिकार का हनन है। इसी बात को 2005 में हैंस चिस्ट अपनी पुस्तक डेथ ऑफ बैंकिंग में लिखते हैं कि अज्ञात वित्तीय मक्कड़जाल के नेटवर्क के माध्यम से केवल कुछ मुट्ठी भर वैश्विक किंग बैंकर ही इसके मालिक हैं और इसे नियंत्रित करते हैं। हर कोई लोग, उद्यम, देशी और विदेशी सरकारें सभी बैंकर की क्रेडिट रस्सियों से बंधे गुलाम बन गए हैं। कोर्ट में चुनौती। अमेरिका में 1967 में फर्स्ट नेशनल बैंक नाम डेली का एक विचित्र केस कोर्ट में आया। दरअसल डेली नामक एक व्यक्ति ने फर्स्ट नेशनल बैंक से घर बनाने के लिए $1400 का होम लोन लिया था, लेकिन यह कहकर लौटाने से मना कर दिया कि बैंक ने उसे कोई असली पैसे दिए ही नहीं। पहले तो सबको यह दलील एक बकवास लग रही थी, पर जब बैंक के मालिक मोर्गन ने यह स्वीकार किया कि बैंक तो लोन के पैसे हवा में से बनाता है और किसी अमेरिकी कानून ने उसे ऐसे करने का अधिकार नहीं दिया है, यह सुनकर न्यायाधीश मार्टिन मोहोने चौंक कर बोले, यह मामला मुझे धोखाधड़ी, फ्रॉड लग रहा है, और फैसला डेली के हक में सुना दिया। न्यायाधीश मार्टिन मोहोने ने बाद में जब इस पूरी बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की तो 6 महीने के अंदर रहस्यमयी ढंग से जहर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पूरी बैंकिंग व्यवस्था के लिए यह एक खतरा होता अगर डेली की तरह सभी अपना कर्ज लौटाने से मना कर देते। इसलिए 1924 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रहे मोंटागू नॉर्मन ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी बैंकर एसोसिएशन को संबोधित करते हुए कहा था कि पूंजी को हर संभव तरीके से संयोजन और कानून दोनों द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को दिया गया कर्ज वापस लेना चाहिए, न मिले तो लोगों के गिरवी रखे सामान को जल्द से जल्द नीलाम कर देना चाहिए। जब कानूनी प्रक्रिया के तहत आम लोगों के घर बिकना शुरू हो जाएंगे तो वे जल्दी झुकना शुरू कर देंगे और वे लोग प्रमुख फाइनेंसरों के पैसे की ताकत के अधीन चल रही सरकार के माध्यम से आसानी से नियंत्रित हो पाएंगे। यह सत्य हमारे उन सभी मुख्य लोगों को पता है जो अब दुनिया पर शासन करने के लिए एक साम्राज्यवाद बनाने में लगे हुए हैं। राजनैतिक पार्टियों द्वारा लोगों को बांटकर हम उनकी ऊर्जा बिना मतलब के सवालों में खर्च करवा सकते हैं। इसलिए पूंजी को बचाने के लिए नए कानून बना दिए गए। अब तो यह हाल है कि बैंक का कर्ज न लौटाने पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी घर संपत्ति नीलाम कर दी जाती है और कुछ को तो जेल में भी डाल दिया जाता है। विश्व नियंत्रण का इतिहास।
इंग्लैंड में चार्ल्स प्रथम का शासन था और उसके शासन में सूदखोरी पर प्रतिबंध था। उस समय इंग्लैंड को अगर पैसे की आवश्यकता पड़ती थी तो राजा अलग अलग धातुओं के सिक्के जारी करता था। राजा चार्ल्स मनी चेंजर्स के नियंत्रण में नहीं था, इसलिए उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल नाम के एक व्यक्ति को वित्तीय सहायता करके इंग्लैंड में विद्रोह करवा दिया और 30 जनवरी 1650 को चार्ल्स प्रथम का सर कलम करवा दिया। इसके बाद इंग्लैंड में संसद ज़्यादा मजबूत हो गई। 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद चार्ल्स प्रथम के बेटे चार्ल्स द्वितीय को 1660 में राजा बना दिया, परंतु संसद ने उसके पिता की तरह उसको अपने सिक्के जारी करने का अधिकार नहीं दिया। इससे राजा को पैसे की आवश्यकता पड़ने पर मनी चेंजर्स से कर्ज लेना पड़ता। 1667 के फ्री कॉइनेज एक्ट के बाद हर किसी को टकसाल से सोना चांदी के बदले सिक्के बनवाने का अधिकार मिल गया। ओलिवर क्रॉमवेल की क्रांति ने दरअसल पैसे बनाने का अधिकार राजा से छीनकर मनी चेंजर्स को दे दिया। मनी चेंजर्स की मदद से आगे बढ़कर विलियम तृतीय ने 1677 में चार्ल्स प्रथम की पोती राजकुमारी मेरी से विवाह किया और वह इंग्लैंड का राजा बन गया। कुछ ही दिनों बाद फ्रांस से युद्ध हुआ और उसने मनी चेंजर्स से 12 लाख पाउंड उधार मांगे। उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ सिर्फ ब्याज पर देना था, मूल नहीं। मनी चेंजर्स को इंग्लैंड के पैसे छापने के लिए एक केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की अनुमति देनी थी। इस बैंक द्वारा इंग्लैंड के पैसे बनाने का मुख्य आधार सोना चांदी नहीं बल्कि सरकारी बॉन्ड होंगे। सरकार के द्वारा ब्याज समेत कर्ज वापस लौटाने का वचन सरकारी बॉन्ड कहलाता है। सरकार खुद पैसे नहीं बनाएगी बल्कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से ही उधार लेगी, जिस पर 8% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। इस ब्याज को चुकाने की गारंटी के लिए सरकार लोगों पर नए टैक्स लगाएगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड को सभी केंद्रीय बैंकों की मां कहा गया है, जिसकी स्थापना 1694 में हुई। इस तरह से बैंकर्स ने हवा में पैसे बनाकर ब्रिटेन का आर्थिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इसके बनते ही बैंक ऑफ इंग्लैंड को बिना किसी सोने के होते हुए भी 12 लाख पाउंड छापने का अधिकार मिल गया, जिसे इन मनी चेंजर्स ने विलियम तृतीय को युद्ध के लिए उधार दे दिया। 1698 तक ये कर्ज बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख पाउंड हो गया, जो 1815 तक बढ़कर 88 करोड़ 25 लाख पाउंड तक पहुंच गया, क्योंकि अब सरकार को लिए गए कर्ज और भविष्य में लिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज चुकाना था। इसलिए इंग्लैंड की जनता पर एक नए तरीके के टैक्स लाद दिए गए, जैसे कि समुद्री जहाज पर टैक्स, शराब पर टैक्स, जमीन पर टैक्स, कागज पर टैक्स, नमक पर टैक्स, स्टैम्प पर टैक्स, घर में जितनी खिड़की उतना टैक्स, गली गली घूमकर सामान बेचने वालों पर टैक्स, शादी करने वालों पर टैक्स, कुंवारा रहने पर टैक्स, प्रत्येक वयस्क पर टैक्स, अर्थात जिंदा रहने पर टैक्स और यहाँ तक कि मरने पर भी टैक्स, और इन सबसे बोझ डालने वाला टैक्स, जिसे हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। कंपनी ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को 20% आयकर टैक्स से लाद दिया गया। इंग्लैंड में लगे इन सभी टैक्सों की कोई ज़रूरत न पड़ती अगर वहाँ की सरकार अपना खुद का पैसा बना लेती तो। बैंक ऑफ इंग्लैंड के बनने के लगभग 100 साल बाद 1786 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पीट द यंगर ने अपने देश का सारा कर्ज उतारने की योजना बनाई, पर नेपोलियन से युद्ध की वजह से सरकार को बहुत बड़ा कर्ज लेना पड़ा और ऐसे में कर्ज उतारने की वह योजना जल्द ही खत्म हो गई। 1797 में बढ़ते हुए ब्याज को उतारने के लिए आयकर टैक्स में स्लैब व्यवस्था लगाई गई।
1797 में बढ़ते हुए ब्याज को उतारने के लिए आयकर टैक्स में स्लैब व्यवस्था लाई गई, जिसका मतलब यह था कि जितनी ज़्यादा आमदनी उतना ज़्यादा टैक्स। इस टैक्स से सरकार को 1815 में प्रतिवर्ष 7 करोड़ पाउंड की आमदनी हो रही थी।